वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हम लोग एथनोमेथोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको समझाया कि एथनोमेथोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सामान्य ज्ञान और पद्धति, और ये अर्थ निकालने की प्रक्रिया है, सामाजिक यथार्थ को जानने की प्रक्रिया है। और गार्फिंकल इसके हिस्टोरिकल अकाउंट को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है, किस प्रकार से एथनोमेथोलॉजी शब्द को स्वीकार किया गया। गार्फिंकल मानते हैं कि एथनो लोक पद्धतियों का संग्रह करने का प्रयास है, जिसके द्वारा मनुष्य के विचारों के क्रम को निर्धारित किया जा सके। और बेर्नार्ड फिलिप्स ने भी एथनो पद्धति का उल्लेख करते हैं। इसी कड़ी के अंदर गार्फिंकल के अनुसार एथनो पद्धति में दो विचार शामिल किए गए हैं: समस्याओं को सुलझाने में लोगों के अपने तरीके, और एथनो में लोक विचार होता है। तो इस प्रकार से हमने अब तक अल्फ्रेड शुट्ज के बारे में, डेविड बिन्स के बारे में, गार्डनर के, इनके विचारों को जानने का प्रयास किया है। और आपने देखा कि गार्फिंकल जब एथनोमेथोलॉजी की बात करते हैं तो वह इमाइल दुर्खाइम की धारणा से भी बहुत अधिक प्रभावित है, और वह सामूहिक चेतना के अस्तित्व को निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। गार्फिंकल दार्शनिक विचारक अल्फ्रेड शुट्ज की इस विचारधारा से भी प्रभावित हैं कि घटनाओं की आंतरिक व्यवस्था की जानी चाहिए, आंतरिक व्याख्या की जानी चाहिए। आंतरिक यानी इन कंटेंट की व्याख्या होनी चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव संबंधों के बाह्य स्वरूप को समझना, यदि हम मनुष्य के बाह्य स्वरूप को समझना चाहते हैं तो हमें उसके आंतरिक स्वरूप की भी व्याख्या करनी होगी, जिससे लोग सामान्य रूप से बताते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रिया में समानता पाई जाती है। उसका क्या कारण है कि उनकी अंतःक्रिया में समानता है? इसके उत्तर में अल्फ्रेड शुट्ज कहते हैं कि इसको तभी समझा जा सकता है जब हम सम्मिलित अर्थ यानी शेयर्ड मीनिंग की संरचना को समझ सकें। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, अल्फ्रेड शुट्ज कहते हैं हमें शेयर्ड मीनिंग यानी समूह का व्यक्ति जो है, समूह के जितने भी सदस्य हैं, वे प्रत्येक क्रिया, अंतः क्रिया का, प्रत्येक शब्दों का एक सामान्य अर्थ समझते हैं। वह सामान्य अर्थ कैसे उत्पन्न होता है वो हमें जानना महत्वपूर्ण है। गार्फिंकल ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य ने सामाजिक संसार को एकता के ताने बाने में बुना है। वो मानते हैं कि सामाजिक एकता बहुत महत्वपूर्ण है उसका, और ये गार्फिंकल कहते हैं उसका कारण कोई पवित्र नैतिकता यानी कोई सैक्रेड मॉरलिटी नहीं है, बल्कि अपितु इस प्रकार की सामाजिक एकता पारस्परिक भागीदारी और समूह की सामूहिक चेतना पर निर्भर करती है। तो यहाँ गार्फिंकल कहते हैं कि जो समाज में हमें एकता दिखाई देती है वो एकता किसी पवित्र नैतिकता के कारण नहीं है, किसी नैतिकता को उसके लिए हम क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा ये एकता किसी कारण उत्पन्न होती है जब मनुष्य पारस्परिक भागीदारी करता है अंतःक्रिया के द्वारा, और वो उसके अंदर सामूहिक चेतना पाई जाती है, तभी समाज में एकता उत्पन्न होती है। और यही बात इमाइल दुर्खाइम भी सामूहिक चेतना की बात कहते हैं। गार्फिंकल कहते हैं कि संसार या समाज का संगठित रूप इसलिए संभव है कि लोग स्वाभाविक रूप से इसको समझ सकें। वे इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जिससे समाज का संगठन बना रहता है। इन्होंने कहा मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप है, मैन इज अ सोशल एनिमल कहा जाता है, अरिस्टोटल ने कहा है। तो इन्होंने कहा ये मनुष्य का स्वाभाविक स्वरूप है, इसलिए वो समाज को संगठित करता है और एक दूसरे के साथ में सामूहिक चेतना का निर्माण करता है। गार्फिंकल ने गॉफमैन की तरह मनुष्य के रोजाना के जीवन और प्रतिदिन की गतिविधियों को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना है। उनका यह भी विश्वास है कि हमें अपने सामान्य सूझबूझ के संसार से जोड़ना चाहिए। इन्होंने कहा अपनी सामान्य सूझबूझ के संसार से व्यक्ति जब तक जुड़ेगा नहीं वो समाज को समझ नहीं पाएगा। सामान्य अर्थ निरूपित संसार द्वारा गार्फिंकल ने पार्सन्स व गॉफमैन की तरह कोई बड़ी बड़ी अवधारणाएं तथा अमूर्त सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया। ये हम शुरू से कह रहे हैं। गार्फिंकल जार्गन्स में विश्वास नहीं करते, वर्बोसिटी में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि बड़े बड़े शब्दों, बड़े बड़े सिद्धांतों के प्रतिपादन के द्वारा हम मनुष्य के कॉमन सेंस जो वर्ल्ड है, एक सामान्य संसार जो है, उसको हम नहीं समझ सकते।
लेकिन कैसे समझ सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने कहा सामान्य बुद्धि के आधार पर यह कहा कि हमारा समाज व संसार हमारी सामान्य सूझबूझ पर निर्भर करता है, ना कि वर्बोसिटी और जार्गन्स पर। सामान्य रूप से टैसिट व्यवहार के दो नियम हैं। एक तो यह कि मनुष्य के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रकट रूप से पता लगाया जाए, प्रत्यक्ष रूप में जो भी हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा नियम यह है कि सामाजिक व्यवहार के नियम सूझबूझ के आधार पर बनाए जाएं। तो सामाजिक नियम केवल इस आधार पर नहीं कि हमने साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अप्लाई कर दी, उसके आधार पर नियम बना दिया, बल्कि हमें अपने सूझबूझ के आधार पर सामाजिक नियमों का निर्माण करना चाहिए। इसी कड़ी में हम पीटर बर्जर को देखते हैं। और अगर आपको अपना याद आता हो समाजशास्त्र, जब हम पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे हमें प्रीवियस में भी, तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव की जब बात कर रहे थे, तो ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हम गार्फिंकल की, अल्फ्रेड शुट्ज़ की, इनकी ही बात कर रहे थे। और उसी कड़ी में हम पीटर बर्जर की भी बात करते थे। पीटर बर्जर ने एक पुस्तक लिखी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, और उस किताब के अंदर अगर आपको याद आता है तो उन्होंने कहा समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, बल्कि समाजशास्त्र को हमें ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से हमें इसको देखना चाहिए। पीटर बर्जर ने अपनी इस पुस्तक में बताया कि वस्तुएं जैसी प्रतीत होती हैं वे वैसी नहीं हैं, अर्थात वस्तु के बारे में वास्तविकता की जानकारी उसके आवरण को हटाकर ही की जा सकती है। तो अंग्रेजी में कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर बट बाय इट्स कंटेंट। किताब को उसके कवर से नहीं जज कर सकते हैं किताब अच्छी है या बुरी है। कई बार हमें किताब का जो कवर पेज होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है, लेकिन उसका कंटेंट जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो। तो ऐसी स्थिति में पीटर बर्जर का यह मानना है कि जो हमें दिखाई देता है वह सत्य हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। इसलिए हमें उस सत्यता को जानने के लिए क्या करना होगा, हमें उसके आवरण को हटाना होगा। आवरण को हटाने का मतलब सामाजिक यथार्थ में आवरण को हटाने का मतलब क्या होता है कि जो दिखाई दे रहा है उसे हमें उसी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसे हमें चैलेंज करना चाहिए कि क्या वो सच है कि नहीं है। तो पीटर बर्जर अपनी इस पुस्तक में यही कहते हैं कि जो वस्तु हमें जिस रूप में दिखाई दे रही है वो उसका वास्तविक रूप नहीं है। इसी बात की आगे देखें तो हम देखते हैं कि लैंडिस चर्चिल के अनुसार मुख्य रूप से एथनोमेथोलॉजी मानवीय व्यवहार के उन पक्षों का अध्ययन करने पर बल देती है जो कि व्यक्ति के जीवन में दिन प्रतिदिन के सामान्यगत और व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित है। बार बार किसी भी समाजशास्त्री का नाम लें, दर्शन शास्त्री का नाम लें, सब लोग इसी बात पर जोर देते हैं कि एथनोमेथोलॉजी किस बात पर जोर देती है। एथनोमेथोलॉजी इस बात पर जोर देती है कि हमें दिन प्रतिदिन के जीवन का अध्ययन करना है। हमें कोई विशेष घटनाओं का अध्ययन कर हम समाज या सोशल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते हैं। आप अपने आम जीवन में भी देखें, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में रोज रोज बड़ी घटनाएं नहीं घटित होती है। हमारा जीवन छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बनता है। बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में यदा कदा होती है। और यही बात एथनोमेथोलॉजिस्ट भी शायद अनुभव करते हैं कि सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए हमें दिन प्रतिदिन के जीवन को समझना बहुत आवश्यक है। एथनोमेथोलॉजी के समर्थकों की मान्यता है कि प्रत्येक क्रिया जो कि व्यक्ति के द्वारा घटित होती है या समाज में घटित होती है महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्रिया यानी प्रत्येक सामाजिक क्रिया महत्वपूर्ण है। दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं द्वारा हमारा जीवन अधिक प्रभावित होता है। अतः हमको ऐसी घटनाओं को छोटा या कम महत्व का समझकर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि इनका अध्ययन व विश्लेषण द्वारा अर्थ निरूपण करके सामाजिक यथार्थ का पता लगाना चाहिए। तो इन्होंने कहा छोटी छोटी घटनाएं मिलकर एक सामाजिक ताने बाने का निर्माण करती हैं। इन्हें हमें छोटा या कमतर समझकर हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यदि समाज को समझना है तो हमें उनका अध्ययन कर ही हम समाज को समझ सकते हैं। सतही दृष्टि से एथनोमेथोलॉजिस्ट का सामान्य ज्ञान सिंबॉलिक इंटरैक्शन से मिलता जुलता प्रतीत होता है, क्योंकि दोनों ही मुख्य रूप से अंतः मानव सामाजिक अंतः क्रिया से मिलती जुलती दिन प्रतिदिन के अध्ययन से ये दोनों हमें संबंधित दिखाई देती हैं। दोनों ही पद्धतियों में सामाजिक अंतः क्रिया को
व्यक्ति के मध्य संचार की गतिविधि के रूप में महत्ता या स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं एथनोमेथोलॉजी एक उपागम के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया से भिन्नता तो रखता है, लेकिन इसका अध्ययन का कंटेंट वही है जो कि इसमें हमें दिखाई देता है। गार्फिंकल ने इस पद्धति के बारे में कहा है कि अब यह नारा बन चुका है और अब बहुत से व्यक्ति इस दिशा में अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यतः व्यवहारिक गतिविधियों को समझने के लिए सामान्य ज्ञान का महत्व बढ़ता जा रहा है। Ethnomethodology doesn't talk about specific knowledge, it talks about common knowledge, common sense, not about specific sense. Ethnomethodology किस बात का अध्ययन करती है? मनुष्य के जो संगठित अनुभव हैं और जो ज्ञान मनुष्य को उसके दैनिक जीवन के अस्तित्व से प्राप्त होता है, उसका विश्लेषण सामान्य ज्ञान के आधार पर किया जाना और समझना ही उसका मूल उद्देश्य है। तो एथनोमेथोलॉजी के बारे में अगर हम दो पंक्तियों में कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एथनोमेथोलॉजी सामान्य घटनाओं का अध्ययन करती है, दिन प्रतिदिन के जीवन का अध्ययन करती है, सामान्य ज्ञान के आधार पर अध्ययन करती है, सामान्य सूझबूझ के आधार पर अध्ययन करती है। दिन प्रतिदिन घटने वाली घटनाएं, चाहे व्यक्ति की क्रिया हो चाहे सामाजिक घटना हो, उसके अध्ययन पर एथनोमेथोलॉजी का विशेष जोर होता है। इसीलिए इसको हमने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच से